नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस उत्कर्ष क्लासेस में आपको 2018 जो आईएएस प्री के प्रश्न आए हुए हैं, विशेषकर इतिहास से संबंधित, उनकी एक विस्तृत रूपरेखा देने की कोशिश की जाएगी। मैं डॉक्टर एसपी शाही, मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से जब आपको प्रश्न एग्जामिनेशन हॉल में दिखता है और जब आप उस प्रश्न को पढ़ते हैं तो किस तरह से आपको अपना उत्तर सही करना चाहिए, या उस बात को हम थोड़े साधारण शब्दों में कह दें तो पढ़ते समय कैसे चीज़ों को जाना जाए कि जैसे ही आपके सामने ऑप्शन आए तो आप सही उत्तर तक पहुंच सकें। इसलिए 2018 में इतिहास से संबंधित 20 प्रश्न पूछे गए थे और उन 20 प्रश्नों के उत्तर और उनसे जुड़ी हुई जो भी थोड़ी बहुत ज़्यादा विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन जो भी आपको इतिहास से बातें जाननी चाहिए या जानने से आपको फ़ायदा होगा, हम उस तरह की थोड़ी बहुत बातें भी जोड़ कर करते रहेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस साल पूछे गए जो प्रश्न संख्या है 1 पर, इस क्रम में प्रश्न पत्र के हिसाब से नहीं, कई लोग प्रश्न पत्र खोल करके बैठ जाते हैं और लगते हैं मिलाने, तो वहाँ उसके सीरियल ए में, बी में, सी में, डी में, सब में अलग अलग होते हैं। वो छांटे गए जो 20 प्रश्न है उनमें जो पहला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है कि सुप्रसिद्ध चित्र बड़ी ठड़ी किस शैली का है। अब जब आप पढ़ते हैं इतिहास तो इतिहास में एक भाग है जिसको आप चित्रकला भी कहते हैं, मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, ऐसे बहुत सारे इतिहास में खंड हैं जिनको कि आप अलग अलग शासन कालों में जो भी उपलब्धियां हैं आप उसको जानने की कोशिश करते हैं। अब जो लोग जानते हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं तो उनके सामने पहले तो ये 4 शैलियां, बूंदी शैली, जयपुर शैली, कांगड़ा शैली और किशनगढ़ शैली, ये 4 शैलियां आपके सामने दिखाई जा रही हैं। अब ये जो किशनगढ़ शैली है, असल में ये किशनगढ़ शैली ही जो बड़ी ठड़ी शब्द है, बेसिकली चूंकि किशनगढ़ का भाग संबंधित है राजस्थान से और वहाँ पे न को अण, ये उच्चारण के स्थान विशेष के अपने कुछ प्रचलन होते हैं। वैसे अगर आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो इसको कहते हैं बनी ठड़ी, ठीक है। तो एक बहुत बड़े चित्रकार हुए किशनगढ़ शैली में जिनका नाम मोरध्वज निहाल चंद था, मोरध्वज निहाल चंद। तो मोरध्वज निहाल चंद ने इस शैली को मोरध्वज निहाल चंद, इन्होंने एक चित्र बनाया और उसी चित्र के आधार पर ये ऐतिहासिक चित्र की चर्चा आती है। अब बड़ी ठड़ी चित्र ये तो क्लियर हो गया कि ये किशनगढ़ शैली का चित्र है। किशनगढ़ शैली की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, वो आप पढ़ते हैं तो ध्यान रखते हैं और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा किशनगढ़ शैली में बड़ी ठड़ी का जो चित्र बनाया गया है, इसे राजस्थान का मोनालिसा भी कहते हैं। कहाँ का मोनालिसा?
राजस्थान का मोनालिसा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये फेमस जो मोनालिसा का चित्र है, आप जानते हैं दुनिया में मोनालिसा का नाम आता है, और लियोनार्डो दा विंची एक व्यक्ति हुए यूरोप के, जब विश्व इतिहास पढ़ते हैं आप मुख्य परीक्षा में तो वहाँ वो नाम आता है। और ये पुनर्जागरण से संबंधित एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति हुए यूरोप में। उन्होंने भी चित्र बनाया और उनके चित्र का नाम मोनालिसा रखा गया। मोनालिसा की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। दुनिया में चित्र आकर्षण की दृष्टि से इतना बेहतरीन चित्र, जो इतना आकर्षण हो, चित्र में इतनी सारी खूबियों को एक साथ उकेरने का प्रयास किया था लियोनार्डो दा विंची ने। उसी तरह से जो मोरध्वज निहाल चंद हैं, इन्होंने जो बनी ठणी का चित्र बनाया किशनगढ़ शैली में, उस शैली के चित्र को भी महत्व के आधार पर राजस्थान का मोनालिसा कहा गया। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे चूंकि प्रश्न का उत्तर है किशनगढ़ शैली से रिलेटेड, तो मैंने किशनगढ़ शैली आपको बता दिया और आप किशनगढ़ शैली को आपने टिक कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे तो इस शैली में और भी बहुत सारे चित्रकार हुए, जैसे अमीर चंद हैं, धन्ना हैं, सीताराम हैं, रामनाथ हैं, नानक राम हैं, बदन सिंह हैं, छोटू हैं। ऐसे और भी इस किशनगढ़ शैली के बड़े प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं। तो मेरे यहाँ पर आपको बताने का मकसद है कि अब आप जाएंगे या तैयारी के मस्तिष्क को जब आप ध्यान से सोचेंगे, विचारेंगे, तो आपको लगेगा कि आपको बूंदी शैली, जयपुर शैली या जो भी है आप इसको जानिए। हो सकता है 2018 में वो किशनगढ़ शैली से अंदर जाके प्रश्न पूछा, अगली बार जो प्रश्न हो बाकी शैली से हो। तो आपको चित्रकला में और कोई जरूरी नहीं यही पूछेगा, और इसके बाहर भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपके प्रश्न में आएगा। इसलिए यहाँ पर किशनगढ़ शैली ये आपका उत्तर है और इसके बारे में इतनी सारी बातें थी। अब अगला जो प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से सुनेंगे। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपके सामने 4 स्टेटमेंट या 4 लाइन आपको दी गई है, जिसमें एक सीरियल है 1, 2, 3 और 4। अब पहला जो लाइन है, दूसरा और तीसरा 4 जो लाइन है, उसके बारे में फिर नीचे आप देख रहे होंगे काले रंग के अक्षर में बातें कही गई हैं कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। तो मुझे लगता है कि आप यहां पर फिर प्रश्न के दृष्टि से ये बात मस्ती से बैठा रहे होंगे कि हमको चारों पढ़ना है और चारों पढ़ने के बाद कौन से सही हैं। मतलब ये हुआ कि आप चारों को पढ़ेंगे और चारों को पढ़ने के बाद आप ये छांटेंगे कि इसमें आपको कौन कौन सी लाइन सही प्राप्त हुई है। जैसे पहली लाइन लिखा है, त्यागराज की अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण के स्तुति के भक्ति गीत हैं। अब देखिए जो त्यागराज हैं, ये पहली लाइन से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये कर्नाटक संगीत, जैसे हिंदुस्तानी संगीत, कर्नाटक संगीत, ये संगीत के कई प्रकार हैं। आप देख रहे होंगे पहला जो प्रश्न था वो चित्रकला पर था, ये जो है वो संगीत पर आधारित है। इसीलिए बहुत ज़्यादा आपको निराश और उदास होकर के कोई काम नहीं करना चाहिए। थोड़ा संगीत भी सुनिए, थोड़ा चित्रकारी भी पसंद करिए। इस तरह की चीज़ों को भी आपको लगातार ध्यान देना है, नहीं तो आप जब ये प्रश्न आएगा तो आपको लगेगा कि संगीत और चित्र के बारे में भी अलग से दिमाग लगाना पड़ेगा, तो दिमाग नहीं लगाना है। तो पहली बात ये कि ये जो त्यागराज हैं, ये कर्नाटक संगीत के
महान संगीतज्ञ हैं कर्नाटक संगीत के। और ये जो त्यागराज रहे हैं, इन्होंने भगवान राम के गीत गाए और कुछ लिखे भी। तो त्यागराज कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं और उन्होंने गीत किसके गाए? भगवान राम के। और आप लाइन में क्या लिखा है? अधिकांश कृतियां भगवान कृष्ण की स्तुति के भक्ति गीत हैं। तो कृष्ण के नहीं, वैसे अवतार तो भगवान राम और भगवान कृष्ण हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर प्रश्न पूछेगा तो यहां पर इनका ध्यान भगवान राम के संदर्भ में है, इसलिए पहली लाइन आपकी क्या हो गई? गलत हो गई। इसका मतलब कि अब आप ऑप्शन देखिए तो कितने ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें एक है, तो आप देख रहे होंगे इसमें भी एक है, इसका मतलब ये पहले ही नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे सी भी है एक सही के, तो ये भी बाहर हो गया। अब बच गया आपके उत्तर में कौन सा? ये केवल दो बचे, बी और डी। देखिए ये भी एक तरीका है, एक भी इंफॉर्मेशन आपको मिल गया तो आपने देखा कि 50% आपने उत्तर छांट लिया। अब ये कंफर्म हो गया कि बी और डी में से कोई एक सही होगा, ए और सी किसी कीमत पे सही नहीं होंगे। अब आइए दूसरी लाइन पढ़िए। त्यागराज ने अनेक नए रागों का सृजन किया। ये सही है, क्योंकि त्यागराज ने कई सारे संगीत के राग बनाए थे, ये बात सही है। इसलिए जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको सूचना मिलेगी कि ये सही हैं। अब आप देखिए यहां पर फिर दिमाग लगा सकते हैं, बी में भी दो है और डी में भी दो है, मतलब इस लाइन की सूचना से हमारे उत्तर का सही जानकारी प्राप्त नहीं हुआ। अब आइए तीसरी लाइन पर, एक फिर इसने नाम दिया अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन हैं। अब चूंकि आप नहीं जानते हैं इसलिए आपको लग रहा है कि ये क्या लिखा है। अदरवाइज अन्नमाचार्य और त्यागराज, इन दोनों लोगों का काल बहुत बहुत वर्षों का अंतर है। मतलब आप ऐसे समझिए कि लगभग 300 साल का अंतर है इन दोनों लोगों में। अन्नमाचार्य जो हैं, ये अगर इनके तिथि के बारे में बात करेंगे तो इनका जन्म 1408 में हुआ, 1408 में। और अगर त्यागराज की बात करेंगे तो ये 1767 में। तो 1408 इनके बारे में बात कर लीजिए, और त्यागराज 1767, 1767। तो मुझे लगता है कि इतने वर्षों तक जीवन के बने रहने की कल्पना में भी कोई सोच नहीं सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि अन्नमाचार्य और त्यागराज समकालीन नहीं हैं, और आपको पता करना है क्या? सही बताइए। और ये लाइन क्या हो गई? गलत हो गई। इसका मतलब कि ये 3 आपका फिर से गलत हो गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसके आधार पर भी एक बार उत्तर देख सकते हैं कि जिसमें एक गायब था, 2 सही था और 3 भी गायब है, तो आप देखेंगे कि 3 की अनुपस्थिति में केवल आपका एक उत्तर बचा। आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी में ये भी एक गुण होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर प्रश्न को पढ़ते समय आपको सारी की सारी सूचनाएं आपके पास रहे ही, ये कोई जरूरी नहीं है। तो आप यहां देख रहे हैं कि चौथा लाइन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आपको तीसरे लाइन की सूचना से ही आपका उत्तर क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन चूंकि आप सूचना और व्याख्या दोनों चाहते हैं तो ऐसे संदर्भ में अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। ठीक ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? अब चूंकि आपने कह दिया कि ये बी सही है तो मैं अब स्वयं नहीं काट सकता, मतलब मेरी भी एक लिमिटेशन हो गई कि मुझे कहना पड़ेगा कि हाँ, अन्नमाचार्य कीर्तन भगवान वेंकटेश्वर की स्तुति के भक्ति गीत हैं। बिल्कुल सही बात है। ये वेंकटेश्वर के प्रति बड़ी आस्था रखते थे, भगवान वेंकटेश्वर के, और इन्हीं के सम्मान में
गीत गाते थे। इसीलिए तेलुगु भाषी जो लोग हैं, तेलुगु भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, वो जो अन्नमाचार्य हैं, इनके बारे में अगर आप सूचना पढ़ेंगे या इनके बारे में इतिहास का थोड़ा सा व्याख्या करेंगे तो आप पाएंगे कि इन्हें तेलुगु भाषी लोग कविता और पद्य का पितामह कहते हैं। मतलब इनसे पहले और कोई व्यक्ति नहीं आया। और वैसे भी अन्नमाचार्य को कर्नाटक संगीत का एक प्रकार से जनक के रूप में भी माना गया है कि अन्नमाचार्य ने कर्नाटक संगीत की रचना किया है। तो कर्नाटक संगीत के रचयिता के तौर पर भी इनका नाम आता है। तो मुझे लगता है कि इस दूसरे प्रश्न का भी व्यापक मात्रा में आपको सूचना मिल गई और उत्तर निकालने के लिए जिस भी प्रकार से पढ़ने का क्रम है, उत्तर छांटने की कोशिश है। और आपने देखा कि कई बार प्रश्न के चौथे हिस्से तक जाने के पहले ही आपके उत्तर चिल्ला कर बोलने लगे कि नहीं आप भाई साहब क्यों आगे बढ़ रहे हैं, मैं तो बी पे ही सही हूं, क्या जरूरत है डी को छांटने की या गलत करने की। क्योंकि आपने देखा कि एक सही है, एक गलत है, दो सही है, तीन गलत है और चौथा सही है। ठीक, तो हम तीसरे चौथे के जजमेंट से ज्यादा 2 और 4 में ही आपने देखा कि बी के आधार पर आपने उत्तर को छांट लिया, इसलिए आपका उत्तर क्या है, बी सही है। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिए, लिखा गया है 1813 के, पूरा अगर प्रश्न पढ़ दूं मैं, निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। ठीक है ना। आपके सामने 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक है पहले में 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, तीसरा प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद। अब नीचे जो लाइन काले रंग के अक्षर में दिख रहे हैं आपको, लिखा है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब यहां पर आपको उत्तर खोजना है। ठीक है, उत्तर आपको खोजना है। अब उत्तर खोजने के क्रम में अगर आप ठीक से देख रहे हो तो जो 3 स्टेटमेंट हैं और 3 स्टेटमेंट के आधार पर 4 ऑप्शन बनाए गए और कहा गया कि सही उत्तर में 1, 2 के आधार पर अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, या केवल 2 के आधार पर, 1 और 3 के आधार पर, 1, 2, 3 के आधार पर। तो मैं आपको बता दूं कि 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का पहली बार शिक्षा पर खर्च करने के लिए प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा से संबंधित बात की गई है। यह क्लियर हुआ। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, इसमें भी शिक्षा से जुड़ी बातें की गई थी। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद, यह इतिहास में इतना बड़ा फेमस मामला है कि मुझे लगता है कि जो भी छोटे क्लास में भी अगर आप इतिहास पढ़े होंगे, और खास करके जब आप लॉर्ड विलियम बेंटिक का अध्ययन करते हैं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक आप जानते हैं, उसी को भारत में एक तरह से पूरे भारत का वो पहला गवर्नर जनरल था, पूरे भारत का। मतलब जितने क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना विस्तार किया था, उस पूरे क्षेत्र में उसको अपना शासन चलाने का अवसर पहली बार उसको प्राप्त हुआ है। और आप समझ गए कि जब बड़े भूभाग पर शासन का दायित्व तो एक व्यक्ति के हाथ में उत्तरदायी बना दिया गया, तो निश्चित तौर पर यह भी एक दायित्व तो आया कि भारत में शिक्षा का भाषा क्या हो, माध्यम, और शिक्षा का उद्देश्य क्या हो।
और इस पर्पज को देखते हुए आप देखेंगे कि 1800 जो 28 से 33 और ये जो कालखंड है, इसमें इस प्रकार के विवाद जन्म लेने लगे। और यही कारण है कि पब्लिक एजुकेशन कमेटी सार्वजनिक शिक्षा नीति के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इस मुद्दे पर एक परिचर्चा आयोजित कराई और उस परिचर्चा में उसने कहा कि आप लोग विमर्श करिए, आप लोग वार्तालाप करिए और वार्तालाप करके आप बताइए कि भारत में कौन सी शिक्षा, मतलब प्राच्य, भारत की जो प्राचीन कालीन पद्धति थी, प्राच्य या उसी को ओरिएंटलिस्ट कहते थे, उसको मान्यता दिया जाए, या फिर आंग्ल मतलब अंग्रेज या पश्चिमी शिक्षा को मान्यता दिया जाए। फिर यह विवाद हुआ और इसी से संबंधित एक व्यक्ति था जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका नाम था लॉर्ड मैकाले। तो यह भी जो विवाद है यह भारत की शिक्षा से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि शिक्षा से ये तीनों जुड़े हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 1 और 2 भी गलत हो गया, 2 भी गलत हो गया, ये भी क्योंकि पूरा नहीं है। पूरी तरह से तीनों बात कहने वाला ऑप्शन क्या है? डी है। तो यहां पर आपका उत्तर सही डी है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो एक आपके पास ऑप्शन है ऑल इंडिया होम रूल लीग, दूसरा है हिंदू महासभा, तीसरा है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, चौथा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ये 4 संस्था आपके सामने है। लेकिन यहां पर जो बात आपको याद रखनी है वो जो होम रूल है, इसी ने 1920 में, चूंकि ये साल भी देखिए उसने मेंशन कर दिया है प्रश्न में, अन्यथा 20 को माइनस कर देता तो भी कह सकता था कि निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया। प्रश्न इसलिए उसने बहुत प्रोमिनेंटली बनाया है, इसलिए इसमें लिखा गया 1920। तो आपको याद रखना होगा कि 1920 में जो ऑल इंडिया होम रूल नाम है, लीग है, ये एडॉप्ट किया था होम रूल लीग ने। और आप जानते हैं ये जो होम रूल लीग है, इसका अस्तित्व स्थापित करने वाली जो महिला थी उनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। और आप जानते हैं कि एनी बेसेंट एक संस्था चलाती थी जिनका नाम था थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियो माने होता है अध्यात्म। तो ये एक संस्था थी, उससे जुड़ी हुई एनी बेसेंट थी। और 1914 से 1916 2 साल भारत में होम रूल आंदोलन चला। और आप जानते हैं कि होम रूल आंदोलन चलाने वाले 2 लोग थे, एक एनी बेसेंट थी और दूसरे बाल गंगाधर तिलक थे। तो यहां पर जो होम रूल लीग संस्था है ये एनी बेसेंट के संदर्भ में है और इन्होंने ही नाम अपने संस्था का बदला था 1920 में, और इन्होंने अपनी संस्था का नाम रख लिया ऑल इंडिया होम रूल। ठीक है, तो ऑल इंडिया होम रूल बदल करके स्वराज सभा स्वीकृत हो गया 1920 में। लेकिन चूंकि स्वराज सभा नाम जब स्वीकार किया गया तो ये उतना प्रसिद्ध नाम नहीं था। लोगों को चूंकि पहले ही होम रूल इतना दिमाग में बैठ चुका था कि 1920 में नाम बदलने के बाद भी स्वराज सभा को लोग ऑल इंडिया होम रूल लीग ही कहते थे। इसीलिए आपसे प्रश्न पूछा कि आप बताइए कि स्वराज सभा किसे कहा गया, तो आप बताएंगे ऑल इंडिया होम रूल लीग को। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन में ए सही है।
बाकी हिंदू महासभा एक संस्था है, साउथ इंडिया लिबरल फेडरेशन भी एक संस्था थी, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो जब आप तैयारी करें तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी आपको इकट्ठा कर लेना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? अब इसमें जो लिखा गया है, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। अब स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया। आप इसको मेंशन कर लीजिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। 1875 में किया। दूसरी लाइन लिखा है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन किया। तो नील दर्पण का लेखन 1860 में हुआ, 1860। ठीक है। फिर लिखा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा। ये आनंद मठ 1882 में लिखा गया था, 1882 में, 1882 में। और सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय बने थे। यह घटना 1863 की है, 1863। ठीक। अब देखिए, ये चारों घटनाएं चार अलग अलग दिशाओं में हैं। तो स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में कर दिया। फिर दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण का लेखन 1860 में कर दिया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन 1882 में कर दिया। और सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय के रूप में 1863 में यह ख्याति प्राप्त किया था। अब आप प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? साल देकर के आप बता दीजिए। इसमें सबसे पहले वाली घटना कौन सी लग रही है? बी लग रही है, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में क्या सही है? बी सही है। तो यहां पर आप बी को सही लगाएंगे। आप नेक्स्ट प्रश्न पर आइए। अब फिर ये आप देखेंगे कि एनसीईआरटी का एकदम हूबहू प्रश्न उतारा हुआ है। एक भी मतलब ऑप्शन या कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसमें थोड़ी सी भी बदलाव लाई गई हो। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है? औपनिवेशिक शासन के दौरान, मतलब जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय शैक्षणिक संस्थाएं दी गई हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता मदरसा, फोर्ट विलियम कॉलेज, और हर एक के संस्थापक का नाम भी दिया गया है। बनारस संस्कृत कॉलेज के आगे विलियम जोन्स लिखा है। अब ये जान करके कि ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और बड़े अच्छे तरीके से इसको निकाला गया है, तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1751 में जोनाथन डंकन ने किया था। 1751 जोनाथन डंकन, 1751 जोनाथन डंकन। क्या नाम बताया मैंने? जोनाथन डंकन। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स से कोई लेना देना नहीं है। अब आप प्रश्न में देखिए कि किसमें किसमें एक है। सही कह रहा है तो सही तो एक नहीं है, एक वाले तो आप देख रहे हैं कि दो आपके ऑप्शन माइनस हो गए, मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन आपका बाहर हो गया। अब आइए कलकत्ता मदरसा के बारे में। कलकत्ता मदरसा 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने स्थापित किया। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग्स ने 1780 में किया। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक, इसका मतलब अगर आप तीसरा नहीं भी पढ़ेंगे तो 3 को सही वाले मामले आप देख रहे होंगे कि इसमें
एक को सही कर दिया, इसलिए दो होते हुए भी गलत है। इसमें एक नहीं है, दो की बात कर रहा है। यहां पर एक है तो तीन है, इसका मतलब इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दो गायब है और इसमें केवल तीन है। इसलिए आप देखेंगे इतने के ही आधार पर आपका उत्तर निकल गया। टेक्निकली आप आईएएस का क्वेश्चन यहां पर निकाल चुके हैं। परीक्षा हाल में अगर हो तो आप इतने से आप अपना काम को आगे बढ़ाइए, अब इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन फिर भी फोर्ट विलियम कॉलेज की बात अगर की जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संदर्भ में 1800 में ये आर्थर वेलेजली नहीं, देखिए कितना स्लाइड यहां पर धोखा दिया गया है प्रश्न में। आर्थर वेलेजली नहीं, लॉर्ड वेलेजली ने स्थापित किया था। वेलेजली तो है लेकिन ये लॉर्ड वेलेजली है। आर्थर वेलेजली उसका भाई है। आर्थर वेलेजली कौन है? लॉर्ड वेलेजली का भाई है। और यह भी इतिहास में प्रसिद्ध व्यक्ति है, इसने भी कुछ ऐतिहासिक कारनामे किए हैं। लेकिन हमको यहां पर लॉर्ड वेलेजली अगर होता तो हम इसको सही मानते, लेकिन आप देख रहे हैं। इसलिए परीक्षा में जो लोग थोड़ा सा भी धैर्य से अपने उत्तर को नहीं पढ़ते हैं, धैर्य से प्रश्न के पूरे प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं, तो कई बार अब किसी को दिख गया फोर्ट विलियम कॉलेज, सबको मालूम है कि 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम की स्थापना 1700 में 100 साल पहले हो चुकी है। और फोर्ट विलियम के ही अंतर्गत कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। लेकिन लॉर्ड वेलेजली ने इसको स्थापित करने में, ध्यान से समझेंगे, स्थापित करने में यह मकसद रखा था कि इसमें जो सिविल सेवा में लोग आते थे प्रशासनिक दायित्व निभाने के लिए, उनका यहां पर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण होता था। जैसे आज के डेट में जब आप आईएएस बनते हैं या आईपीएस बनते हैं या कुछ भी बनते हैं तो कुछ महीनों की ट्रेनिंग आपकी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होती है, लबासा जिसको कहते हैं, मसूरी में। अब इसके बाद फिर आप स्पेशलाइज जगहों पर जाते हैं। उस समय ये प्रशिक्षण का कार्य लॉर्ड वेलेजली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से एक जगह तय किया, और वो फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में है उसी कैंपस में, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। फोर्ट विलियम ये बहुत पहले, मैं 100 साल पहले की बात कर रहा हूं, और ये 1800 में 100 साल बाद बन रहा है। तो लेकिन यहां पर बनाने वाले का नाम गलत दे दिया, उसके भाई का नाम लिख दिया उसकी जगह पर, तो लॉर्ड वेलेजली सही है, जबकि इसमें आर्थर वेलेजली है। तो मुझे लगता है कि आप प्रश्न के तकनीकी पक्ष को भी समझ रहे होंगे, छोटी छोटी गलतियां कैसे होती उसको भी आप समझ रहे होंगे, और थोड़े से अगर आप स्मार्टनेस से प्रश्नों को पढ़ते हैं और थोड़ा पढ़ें और फिर उत्तर छांटें, तो आप देखेंगे कि दूसरे पर आते आते ही आपका उत्तर चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं सही हूं, आगे क्यों जा रहे हो। तो आपको आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये सब आपको अपने अंदर एक नए प्रकार की क्षमता विकसित करनी होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न लिखा गया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ, पण्य माने जो भी इंग्लिश में भी लिख दिया, इससे कमोडिटीज के बारे में भी, तो प्रमुख पण्य पदार्थ क्या थे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, और बात कब की पूछ रहा है? 18वीं शताब्दी का पूछ रहा है। तो 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो थोड़ा ठीक से ऑप्शंस की तरफ आप जाएंगे, थोड़ा ठीक से आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो पाएंगे कि पहला है अपरिष्कृत कपास। कैसा? अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। ठीक। अब देखिए इस ऑप्शन में तकनीकी गड़बड़ियां क्या हो रही हैं। कपास तो है लेकिन अपरिष्कृत नहीं,
जो कपास निकाले जाते थे वो बकायदे परिष्कृत किए जाते थे, तब वो यहां से जाते थे। तो अगर कपास देता तो हम सोचते भी इसके बारे में, इसका मतलब कि अपरिष्कृत कपास कह दिया। और तिलहन तो बिल्कुल नहीं, अफीम है, अफीम जाता था, तो कपास में अपरिष्कृत लिख दिया इसलिए गलत। तिलहन है ही नहीं, अफीम है, इसका मतलब पूरा का पूरा ए ऑप्शन निर्यातित प्रमुख पण्य पदार्थ के अंतर्गत एक्सेप्ट नहीं की जा सकती। अब आइए, चीनी, नमक, जस्ता और सीसा, बिल्कुल नहीं, यह भी गलत है। तीसरा है तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। तांबा नहीं जाता था, चांदी और सोना और मसाले और चाय भी थोड़े बहुत यहां से अन्य देशों को बेचने के नाम पर प्रयोग होता था, तो तांबा के नाम पर यह भी ऑप्शन कट गया। चौथे ऑप्शन में लिखा है कपास, रेशम, सोरा और अफीम, यह बिल्कुल करेक्ट है। कपास मैंने आपको ऊपर वाले में ही कह दिया था, अपरिष्कृत कपास नहीं, कपास जाएगा, बिल्कुल उसको साफ सुथरा करके बिल्कुल ले जा करके वहां धागे के रूप में बनाना, उसको प्रयोग करना। रेशम भी भारत से जाता था, सिल्क भी वहां पर प्रयोग होता था। सोरा आप जानते हैं गन पाउडर, बारूद को कहते हैं, यह भी यहां से ले जाया गया है। और अफीम, ओपियम भी भारत से 18वीं शताब्दी के मध्य, मतलब 1750, मतलब आप प्लासी के आसपास की जो भारत पर अंग्रेजों के शासन के बढ़ते प्रभाव से भारत का जो नियमित रूप से शोषण बढ़ता जा रहा था, उस शोषण में इन्हीं सारी वस्तुओं का भारत से ज़्यादा मात्रा में ले जाने वाली प्रवृत्ति इन लोगों की शामिल थी। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न को भी आप समझ गए, इसलिए इसमें ऑप्शन क्या सही होगा, डी सही होगा। अब ये देखिए, ये कहने के लिए फैक्ट पर प्रश्न है, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें विधिवत सब्जेक्टिविटी शामिल है, मतलब जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी के इकोनॉमिक एक्टिविटी या व्यापार में क्या क्या ले जाते थे, कैसे ले जाते थे, क्या ले जाकर वहां प्रयोग करते थे, अगर ये सब की जानकारी आपको नहीं है तो आप देखेंगे कि इसमें एक भी फैक्ट नहीं है और प्रश्न आपका पूरी तरह से एक तरह से मल्टीपल चॉइस पर आधारित हो गया। तो कई बार इस तरह के भी आपकी तैयारी में सोच विकसित होनी चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सब्जेक्टिवली पढ़ें या ऑब्जेक्टिवली अपने मस्तिष्क में रखने में हम लोग सफल हों। आगे हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? चंपारण सत्याग्रह, मुझे लगता है कि आपने नाम सुन रखा है, और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी जब अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी 1915 को भारत, तो आप जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, अप्रवासी दिवस के रूप में। अर्थात जो लोग विदेश से महत्वपूर्ण पदों पर थे, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में स्थापित थे, अगर वो भारत के मूल हैं और वो विदेश में जाकर के अपनी एक अच्छी स्थिति स्थापित कर लिए हैं, तो ऐसे लोगों को भारत में अपने अनुभव का, अपने धन का, अपने संसाधन का इसलिए सहयोग करने वाली सोच विकसित करनी चाहिए कि यह देश आपका अपना मूल देश है और यहीं से आपका वजूद है। तो इस तरह से जो अप्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये गांधी जी के भारत आगमन के उस तिथि विशेष के आधार पर वर्तमान में मनाया जाता है। तो अब यहां पर जो मैं ये बात बताना चाहता हूं कि प्रश्न में ही कर दिया, कौन सा एक चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू है? गांधी जी भारत आए थे, आप जानते हैं 3 क्षेत्रीय आंदोलन, चूंकि गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी जब भारत आए थे तो वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे कि हम तुरंत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो जाएं, लेकिन उनके गुरु, राजनीतिक गुरु ने कहा कि नहीं, कुछ समय आपको भारत को समझने के लिए व्यतीत करना चाहिए। और उसी भारत को समझने के क्रम में गांधी जी
1917 में जो उनके जीवन का भारत में सबसे पहला आंदोलन माना गया है वो चंपारण सत्याग्रह है। इसलिए गांधी जी का ये पहला सत्याग्रह है और ये चंपारण आपका बिहार में है। अब जरा प्रश्न के भाषा में आइए। लिखा है कि राष्ट्रीय आंदोलन में अखिल भारतीय स्तर पर अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों और महिलाओं की सक्रिय सहभागिता थी। अब देखिए यहां पर शब्द पकड़ लीजिए, अखिल भारतीय स्तर पर, बिल्कुल गलत। गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन असहयोग आंदोलन है और असहयोग आंदोलन में वकीलों को, विद्यार्थियों को, महिलाओं को, सरकारी सेवा में जुड़े हुए लोगों को, सभी लोगों को कहा गया कि आप अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ अपने देश के लिए सक्रिय होइए। इसका मतलब ये जो सक्रिय सहभागिता है वो तो ठीक है, हो सकता है कुछ लोग वकालत छोड़ दिए हों गांधी जी के प्रभाव के कारण चंपारण में भी, लेकिन शब्द क्या दिया, अखिल भारतीय स्तर पर। और ये आंदोलन ही क्षेत्रीय स्तर पर है, इसे ऑल इंडिया बेसिस पर, अखिल भारतीय स्तर पर इस तरह की बात आप नहीं स्वीकार कर सकते, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, अब आइए दूसरे पर। राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी। अब जब इस तरह की बात आप करते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, ये 1917 का विषय नहीं है। हां, ये जरूर है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम बना लिया है। जब आए, रहने का निवास अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर उन्होंने अपना रहने का निवास बनाया, साबरमती आश्रम। और बाद में साबरमती आश्रम को दलित उत्थान के लिए गांधी जी ने दे भी दिया है। तो कई लोगों के दिमाग में यह खुरापात चल रहा होगा, कहीं उसी से दलित का मामला तो नहीं जुड़ गया। नहीं, यहां पर जब कहता है राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी, तो फिर ये मामला आपके असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के तरफ से बढ़ते हुए 1932 के आसपास जाएगा। ये इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर ये लोग हिस्सेदार थे, आंदोलनों में सक्रियता देते थे, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में जब हम कहते हैं सक्रिय भागीदारी, इसका मतलब इनके विषय को, इनके मामले को मुख्य धारा से जोड़कर देखने वाली जो सोच है वो यहां पर नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन में भारत के दलित और आदिवासी समुदायों की सक्रिय भागीदारी चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। गांधी जी का 1932 से मानेंगे। अब तीसरे पर आइए, सी में, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। अब अगर आप चंपारण देखेंगे, चंपारण अगर आप देखेंगे तो चंपारण का मामला क्या है? चंपारण का मामला क्या है? चंपारण का मामला है, अगर मैं आपको संक्षिप्त में 4 लाइन 2 लाइन बता दूं, तो चंपारण के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और उन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आमंत्रित किया था, क्योंकि अंग्रेज वहां पर जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाते थे, और नील की खेती से किसानों की स्थिति बहुत खराब थी, क्योंकि जो नील खरीदते थे अंग्रेज, एक तो जहां नील की खेती होती थी वो जमीन बंजर, और दूसरा जहां नील का उत्पादन करके किसान ले जाते तो नील खरीदारी भी अंग्रेज अपने शर्तों पर करते, अर्थात बहुत कम पैसा देते। तो एक तरह से माना जाए तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मेलन हुआ है, ये सही है। यह एक किसान के मुद्दे को हाईलाइट करने वाले दृष्टिकोण से देखा जाए तो चंपारण का सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन, क्षेत्रीय स्तर पर ही सही, लेकिन भारत के लोगों में, खास करके किसानों को आंदोलित करने वाले मानसिकता की तरफ बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। अब ये सही है तो चौथे में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी रोपड़ फसलों तथा वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी गिरावट आई, नहीं, गलत है। यहां पर आप देखेंगे कि अंग्रेज जबरदस्ती वाणिज्यिक फसलों की तरफ भारत के लोगों को बढ़ावा देते थे। वो कहते थे कि नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा वाणिज्यिक फसलों का
नकदी फसलों का और ऐसे फसलों का उत्पादन करिए जिससे अंग्रेज अपने उद्देश्य को, आर्थिक उद्देश्य को पूरा कर सके। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है, इसलिए आपका आंसर सी सही है। आगे बढ़ा जाए। अब अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंद मजदूर सभा, अब ये बहुत स्पेसिफिक प्रश्न हो गया और इस प्रश्न के दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि जो भी आपकी समझदारी है इसमें इस तरह की सोच विकसित होनी चाहिए कि आप जितने भी नाम इसमें प्रयोग हो रहे हैं, जैसे मैं पहला ऑप्शन आपको पढ़ दूं तो उसमें दिया है बी कृष्ण पिल्लई, ये एक नाम है, उनके साथ में EMS नंबूदरी पाद और केसी जॉर्ज, ये नाम आपके सामने हैं। चूंकि हिंद मजदूर सभा का जब हम लोग नाम लेते हैं तो मैंने कहा कि बी कृष्ण पिल्लई, नंबूदरी पाद, केसी जॉर्ज, ये लोग भी बड़े सक्रिय नेता हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। जयप्रकाश नारायण, दीनदयाल उपाध्याय और MN रॉय, ठीक, ये लोग भी सक्रिय नेता हैं। MN रॉय कम्युनिस्ट मामले से संबंधित थे। दीनदयाल उपाध्याय की जो सामाजिक भागीदारी है वो भी एक विशेष रूप में जानी जाती है। जयप्रकाश नारायण भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, विशेषकर भारत छोड़ो आंदोलन के समय विशेष रूप से जाने जाते हैं। CP रामास्वामी अय्यर, के कामराज और वीर शलिंगम पुत्तुलु जो हैं, ये लोग भी बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में अभी ये तीनों शामिल नहीं हैं, क्योंकि आपका ऑप्शन में जो नाम है वो आ गया अशोक मेहता, TS रामानुजम और GD मेहता, ये तीन जो नाम हैं ये लोग इसमें शामिल थे। और 29 दिसंबर, मैं आपको डेट बता दूं, 29 दिसंबर 1948, 29 दिसंबर 1948 को ये जो हिंद मजदूर सभा है ये स्थापित हुआ था 29 दिसंबर को, और ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ था। हावड़ा पुल आप नाम सुने होंगे, हावड़ा ब्रिज, तो हावड़ा जिले या उसी क्षेत्र के अंतर्गत इसको किया गया था। और अशोक मेहता इसके सचिव थे, अशोक मेहता इसके सचिव थे और इन्होंने बड़ी सक्रिय भागीदारी इसमें निभाया था। तो ऐसे स्थिति में आपका जो ऑप्शन है वो डी सही है, तो यहां पर आप डी को सही मानेंगे। अगला जो प्रश्न है, फिर ध्यान से देखिए, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? अब ये जो स्थानकवासी, जब आप किताब पढ़ेंगे, और ये बहुत ही मतलब सोच समझ करके प्रश्न बनाया गया है, और मुझे लगता है कि मतलब ये इतिहास में अल्ट्रा मॉडर्न टाइप का प्रश्न हो गया। इतिहास में अल्ट्रा मॉडर्न इसलिए इसको हम कहेंगे कि पहली बात कि ये स्थानक, जो स्थानकवासी हैं, ये जैन संप्रदाय, जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव और शैव, ये चार हैं। तो ये जो जैन हैं, जैन मत या जैन धर्म या जैन मतावलंबी, आप जानते हैं इसको, और इसको भी आप जानते हैं कि ये लोग जो जैन थे वे श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित थे, श्वेतांबर और दिगंबर में।
श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर जो नग्न रहते थे, और दिगंबर मीन्स पूरे आकाश को ही अपना वस्त्र मान करके जीते थे, नग्न रहते थे। श्वेतांबर के जो नेता थे वो स्थूल भद्र थे, और दिगंबर के जो नेता थे वो भद्रबाहु थे। ठीक है, तो ये जो स्थानकवासी हैं ये श्वेतांबर संप्रदाय का आधुनिक उप संप्रदाय है। ठीक है, श्वेतांबर का क्या है, ये संबंधित है स्थानकवासी, स्थानकवासी। और जैसे अब ये संप्रदाय हो गया, अब उसमें भी ये विभाजित हो गया, इसीलिए क्या है, ये उप संप्रदाय है, उप संप्रदाय, उप संप्रदाय है। तो स्थानकवासी ये उप संप्रदाय है, किसका, श्वेतांबर का, और ये जैन में है। तो आपको इसको भी दिमाग में लेके चलना है कि कैसे, आप देखिए लोग अभी जैन धर्म में बौद्ध धर्म की मुख्य बातों को पढ़ने में लगे हैं, और उसका विभाजन करते करते, और बिल्कुल लेटेस्ट जो विभाजन है, ये सबसे अंतिम एक तरह से कह सकते हैं यह व्याख्या है इसकी, और वो भी आपके प्रश्न का हिस्सा है। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इस तरह के भी प्रश्नों को आप सही करें। अगला जो क्वेश्चन है, अगर बढ़ा जाए तो 11 नंबर का जो प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करने के लिए आपके सामने लिखा जा रहा है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। पहला, फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा तथा खानकाह के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ था। अब आप लोगों में से जो लोग फतेहपुर सीकरी घूमने गए हों, वहां जाएंगे तो आपको फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है उसमें आपको सफेद संगमरमर का प्रयोग मिलेगा। इतना ही नहीं, वहां पर जो खानकाह है उसमें भी सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तो ये तो सही है। अब आइए दूसरे पर, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा रूमी दरवाजे के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग हुआ था। उपर्युक्त कथनों में से सही है। अब आप ध्यान से सुनिए कि बुलंद दरवाजा के बारे में तो आपने देख ही लिया कि 134 फीट ऊंचा ये दरवाजा है और 42 फीट लंबा इसमें सीढ़ियां बनाई गई हैं। और यह भी सही है कि लाल पीले पत्थरों का इसमें प्रयोग हुआ है और जो दरवाजे बनाए गए हैं इसमें संगमरमर के जड़ाऊ काम किए गए हैं। तो अगर मैं वहाँ के बनावट स्ट्रक्चर की बात करूँ तो लाल पत्थर भी है, थोड़े से लाल से, कलर में सफ़ेद तो नहीं है, वो येलोइस है, तो वो भी कह सकते हैं कि पीले रंग के पत्थर भी थोड़े से हो गए। लेकिन कुछ जड़ाऊ, जड़ाऊ का मतलब आप समझते हैं, पित्रादुरा जिसको कहते हैं। सपोज मान लीजिए ये कोई पत्थर है और इस पत्थर के अंदर मान लीजिए ये कोई भाग है, इसको काट के निकाल लिया जाए और इसकी जगह पर, ये जो काट के निकाला गया है इसकी जगह पर मैंने निकाल के नीले रंग का पत्थर लगा दिया, जो आपको नीले रंग का दिख रहा है। तो ये जो नीले रंग का पत्थर ऊपर से लगा ये जड़ाऊ काम हो गया। इसी तरह से मान लीजिए पूरा ये लाल हो और हम लाल में से काट करके उसमें सफ़ेद चट्टान पत्थर लगा दें संगमरमर, तो वहाँ सफ़ेद होगा। तो ये जो काम किया जाता है ये सफ़ेद संगमरमर के प्रयोग हुए हैं उसमें। तो ये तो सत्य है। लेकिन जब आप इमामबाड़ा देखने जाएंगे लखनऊ का, तो लखनऊ के इमामबाड़े में
चूंकि बंगाल, अवध, जब बहुत सारे आप प्रांत पढ़ते हैं तो उसी में अवध प्रांत का नवाब था आसफउद्दौला, और बंगाल अवध में बहुत वर्षों तक के लिए अकाल पड़ा था और जनता के आर्थिक सहायता के लिए इस इमाम बाड़े का निर्माण किया गया था। और आपको हैरानी होगी जान करके कि ये इमाम बाड़ा दिन भर बनाया जाता, रात में गिराया जाता, बनाने वाले बनाने का पैसा लेते, गिराने वाले गिराने का पैसा लेते। इसका जो वास्तुकार था किफ़ायत, उसने कहा आसफउद्दौला से कि नवाब साहब अगर इसी तरह से रहा तो ये कभी बन ही नहीं पाएगा। तो उस समय आसफउद्दौला ने कहा था कि जैसे जैसे लोगों की माली हालत सुधरेगी, गिराने ये लोग नहीं आएंगे, और वैसे वैसे इसमें जब गिराने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी तो इसका निर्माण अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। उस समय लखनऊ की जनता, अवध की जनता ने, चूंकि लखनऊ राजधानी थी, लखनऊ की जनता, अवध की जनता ने कहा जिसका न हुआ मौला उसका हुआ आसफउद्दौला। ये आसफउद्दौला का एक व्यक्तित्व था इतिहास के अंदर अवध के नवाब में। लेकिन उसमें आप देखेंगे जो इसमें लिख दिया है लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग, तो रूमी दरवाजे में कहीं पर भी संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है। रूमी एक बहुत बड़े सूफी संत थे और उनके सम्मान में बहुत सारे मॉन्यूमेंट के एंट्री गेट को रूमी दरवाजे के नाम से रखा जाता है कि आप इसके अंदर घुसेंगे तो एक पवित्र भावना आपको लेकर के प्रवेश करना चाहिए। तो ऐसे राहत कार्य के रूप में राहत देने के नाम पर अकाल के समय जनता की सहायता के लिए ये बनवाया गया था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी सारी बातों को जानने के बाद भी एक छोटी सी गलती, मतलब इमाम बाड़े में लाल बलुआ पत्थर तो लगा है, संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए 2 गलत है और 1 सही है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल 1। कौन सही है? तो ये आपका ऑप्शन सही है, क्योंकि ये 2 गलत है और 2 के आधार पर 2, 1, 2 और न 1 न 2, ये तो वैसे भी नहीं, ये आपका हो गया। आगे अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरों और हीरे की खदानों के विस्तृत रूप से चर्चा की? ठीक है, अब ये जो 4 नाम आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो ट्रेवेनियर है, बर्नियर, ट्रेवेनियर, थेवोनो और बार्थेलेमी कारे, ये 4 नाम आपके ऑप्शन में हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी विदेशी यात्री जो भारत आए हैं उनका नाम पढ़ेंगे तो ट्रेवेनियर है, बर्नियर है, मनुची है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो पहली बात कि जो जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर है, ये शाहजहां के काल में भारत आया था और ये फ्रांस से आया था, फ्रांसीसी यात्री था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि यह एक जौहरी था, ठीक है, और हीरे जवाहरात इन सब की टेक्निक को बड़ा रुचि से समझना चाहता था। और यही कारण है कि आप जानते हैं कि भारत में कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खदान से मिला है। तो ऐसा अनुमान लगाते हैं इतिहासकार कि ये गोलकुंडा के खदान तक भी पहुंच गया था, क्योंकि कोहिनूर हीरा शाहजहां के पास था और ये गोलकुंडा के खदान से निकला था। तो इसकी चर्चा के कारण ये बहुत बेचैन था कि इतना महंगा जवाहरात कहाँ से निकला, वो जगह मुझे देखना है। तो ये गया था वहाँ पर, ऐसा कुछ लोगों का मानना है और ये विस्तार से इसकी जानकारी देता है और मुगल साम्राज्य के बारे में इस तरह की सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं। तो ये जो आपका ट्रेवेनियर है, ये आपका ऑप्शन सही है, बाकी लोग इस प्रकार के कार्य से जुड़े हुए नहीं थे। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भावी बुद्ध माने, और लिख भी दिया है संसार रक्षा के लिए अवतरित होंगे। चूंकि विविध धर्मों में, कोई भी धर्म हो, सब में धर्म के अंतर्गत एक संकल्पना है कि भविष्य में फिर से
जो ईश्वर जिस धर्म के हैं वह किसी न किसी रूप में समाज के लोगों का भला करने के लिए अवतरित होंगे। उसी भावना के अंतर्गत भगवान बुद्ध को भी ये माना गया कि पुनः ये संसार की रक्षा के लिए अवतरित होंगे, और वो अवतरित होने वाली जो स्थिति है भगवान बुद्ध की भावी बुद्ध के रूप में, वह है मैत्रेय। ये बहुत कॉमन फैक्ट है, बहुत सिंपल है, इसमें कोई बहुत ध्यान नहीं लगाना है, इसलिए मैत्रेय ऑप्शन दिया है, इसलिए हल्का प्रश्न हो गया ये, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न पूछा है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। अब जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो आप हमेशा, कई बार तो प्रश्न ठीक से न पढ़ने से आप गलती कर लेते हैं। यहां पर प्रश्न क्या है, लागू नहीं होता, मतलब ये कि इसमें मैक्सिमम बातें वो होंगी जो लागू होती होंगी, और कौन सी बात छांटनी है जो लागू नहीं होती है। और चूंकि चारों में से एक ही छांट लेना है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन के आधार पर उत्तर नहीं बना है, इन्हीं चार में से किसी एक को आपको उत्तर मान लेना है। अब यहां पर जब आप प्रश्न में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पहला तो यही लिखा है कि दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखने का प्रयास। तो यह सत्य है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो सहायक संधि लागू की गई थी उसमें एक संकल्प यह था कि भारत में अंग्रेजी सेना स्थापित हो जिसका बोझ अंग्रेजों पर बहुत कम हो। क्योंकि सहायक संधि में आप जानते हैं यह विचार था कि भारत के जो राजे रजवाड़े हैं उनके मन में असुरक्षा की भावना भरी जाए, और सुरक्षा देने के नाम पर अंग्रेज अपनी सेना उनको मदद के लिए देते और उसके बदले उनसे भारी भरकम सैनिक सहायता लेते, और इसी के आधार पर वो भारतीय क्षेत्रीय या देशी रियासतों से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे की उगाही करते। तो ये तो सत्य है कि लॉर्ड वेलेस्ली जो भारत में सहायक संधि को लागू करता है ये 1798 से 1805 तक रहता है। ध्यान देंगे, चूंकि ये कार्यकाल भी आपके दिमाग में होना चाहिए। तो लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल है भारत में वो 1798 से 1805 है, और इसी के द्वारा सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि लागू की गई थी। ये जो विचार है ये इसी का है, और इसमें दूसरे के खर्च पर बड़ी सेना बनाए रखने का प्रयास था। ये बात क्या है, सत्य है, और आपको क्या बताना है, नहीं है। इसका मतलब ये बात तो सही है लेकिन उत्तर गलत है। ठीक। दूसरा कहता है कि भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना था। यह भी सत्य है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सहायक संधि के विचार को लाने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें एक कारण यह भी था कि फ्रांस की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें बहुत मजबूत थी, और फ्रांस की सत्ता में नेपोलियन शीर्ष पर पहुंच गया था। 1802 में वो गद्दी पर बैठ गया फ्रांस के, और नेपोलियन के कई उद्देश्य थे। उसमें एक खतरनाक उद्देश्य यह भी था कि ब्रिटेन को दुनिया में कहीं पर भी अनुकूलता से व्यापार करने नहीं देना है। इसीलिए उसने उस समय एक संकल्पना थी, एक विचार था कि वो हमला करेगा रूस पर फ्रांस से, और जब वो रूस से वापस आएगा तो भारत आएगा। ऐसा एक अफवाह था या जो भी था, लेकिन ये बात चर्चा में थी। अब अंग्रेजों को लगा कि अगर ये भारत आया और हम लोगों ने जिस तरह से भारत के रियासतों का शोषण किया है तो निश्चित तौर पर लोग नेपोलियन का साथ देंगे। तो भारत के अंदर नेपोलियन, चूंकि थल सेना के मामले में नेपोलियन की ताकत बहुत थी, जैसे नौसेना में अंग्रेजों की ताकत थी वैसे थल सेना में फ्रांसीसियों की ताकत बहुत थी। यही कारण है
कि अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना नेपोलियन से पहले ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि भारत के अधिकांश राज्य हमारे ऊपर निर्भर हो जाएं और इनकी आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति सैनिक मामले में कमजोर हो और हम उसका लाभ ले सकें। तो यह भी एक सत्य है कि नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखना था। इसका मतलब लाइन ये सही है, लेकिन प्रश्न में नहीं पूछा है, तो ऑप्शन ये क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, यह बात ठीक नहीं है। ठीक है, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करने का विचार नहीं है, इसमें संभव भी नहीं था, क्योंकि कंपनी के लिए नियमित या फिक्स इनकम करने की जो विचारधारा है वो स्थायी बंदोबस्त के विचार के अंतर्गत लिया जाता है। उसका नाम ही स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट है। उसकी व्याख्या में एक लाइन आता है कि वो इनकम को अपने बढ़ाने के विचार पर था, इसलिए आप इसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है, अब स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ये सही है, क्योंकि आपके प्रश्न में जो गलत है वही आपका सही उत्तर है। इसलिए प्रश्न में दिमाग हमेशा अलर्ट रखना है, क्या पूछा है, प्रश्न की भाषा क्या है और हमारा उत्तर कहां पहुंचना है। कई बार लोग हाँ हाँ करते करते भूल जाते हैं कि नहीं छांटना है, और इस चक्कर में भी कई बार आपके सामने ऑप्शन होता है और आप गलत करके फिर समझते हैं कि अरे यहाँ पर तो हमने हाँ के हिसाब से सोच लिया, ये तो ना के हिसाब से था। तो हाँ और ना में भी आपको भेद करके प्रश्न पढ़ना है, और इस तरह की बात यहाँ पर की गई है। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना था, बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बोल दिया, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए आपका उत्तर ये सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, संथाल विद्रोह, भारत में कई जनजाति विद्रोह हुए हैं, और ये जो जनजातियां थी भारत की, ये भले बहुत व्यापक पैमाने पर संगठित न रही हों, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ इन लोगों ने जो वीरता और महानता से अपना योगदान दिया है, भारत के इतिहास में इनका भी एक विशेष स्थान है। तो उन्हीं योगदान और स्थान के आधार पर इनके ऊपर जो प्रश्न बना है उसको ध्यान से पढ़ा जाए। संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा या से उपाय किया गया या किए गए। तो पहली बात ये कि जो संथाल परगना, अगर नाम सुना होगा आपने, तो उसी संथाल परगना के मांग के लिए ये विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। अब पहला जो देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्र का सृजन किया गया। ठीक है, दूसरे में क्या लिखा है, किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया। ठीक, और कह रहा है सही उत्तर चुनिए। तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों बात सही है। संथाल जब विद्रोह हो गया तो संथाल परगना बनाया गया था, ये सत्य बात है, उनकी मांग मान ली गई थी। और बड़े महान दो नेता हुए थे, सिद्धू और कान्हू, 1855 और 56 में, और उन्हीं के नेतृत्व में ये संथाल विद्रोह हुआ था। तो एक तरह से संथाल परगना, चूंकि कह रहा है साफ साफ संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद, तो संथाल परगना की मांग थी और ये मांग पूरी हो गई, एक बात कंफर्म। और गैर संथाल को भूमि नहीं दी जाएगी, यह भी विवाद सुलझा लिया गया था। और आप देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन में सी है सही उत्तर के रूप में 1 और 2, इसलिए आपका ये 15 का सी सही होगा। तो ये आपका जनजातीय आंदोलन पर आधारित प्रश्न था। अगले प्रश्न पर आइए। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। आर्थिक तौर पर देखिए, बिल्कुल आपको जटिल शब्दों के अंतर्गत स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है कि आप कैसे सोचेंगे आर्थिक। तो जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं, आपका माइंडसेट बिल्कुल इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए कि हिस्ट्री की इकोनॉमी के क्या विचार हैं। अब प्रश्न में पढ़ लेंगे तो और क्लियर। 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी मतलब 1800 से 1900, 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम था। ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला, भारतीय हस्तशिल्पियों के निर्यात में वृद्धि,
भारतीय हस्तशिल्पियों के निर्यात में वृद्धि, क्या प्रश्न है, परिणाम था। भारतीय हस्तशिल्पियों के निर्यात में वृद्धि होगी या कमी आएगी? क्योंकि अंग्रेज अपना बना हुआ सामान भारत में जबरदस्ती लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो तो आपने इतिहास में 3 चरण पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ेंगे आप। 3 चरण हैं, व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। तो व्यापारिक पूंजीवाद प्लासी के युद्ध से लेकर 1757 से लेकर 1813 तक है, ठीक है ना। और प्रश्न क्या करा है, 19वीं शताब्दी में। इसका मतलब पहला जो चरण है वो व्यापारिक पूंजीवाद का, और दूसरा जो औद्योगिक पूंजीवाद है आप उसमें हैं, और 1813 से 1857 तक है। तो भारतीय हस्तशिल्पियों के निर्यात में वृद्धि नहीं होगी, कमी आएगी। क्योंकि अंग्रेज भारत में जो उत्पादन करते थे उनको हतोत्साहित कर रहे थे। जो हथकरघा चलाते थे, हैंडलूम चलाते थे, वो कपड़े का निर्माण न कर पाए, इसलिए अंग्रेज उनके अंगूठे तक कटवा देते थे। क्योंकि हैंडलूम चलाने के लिए एक सहारा अंगूठे का बनाना पड़ता है, वो न चला पाए। तो भारतीय हस्तशिल्पियों के निर्यात में क्या होगा, कमी आएगी, वृद्धि नहीं होगा। दूसरा है भारतीयों के स्वामित्व वाले कारखाने में संख्या वृद्धि नहीं। अब आप कल्पना करिए, जब हस्तशिल्प नहीं चलेगा तो कारखाना कहां से चलेगा, और भी भारतीयों के हाथ में नियंत्रण में, बिल्कुल संभव नहीं। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, हाँ ये सही है। भारतीय लोग जो परंपरागत खेती करते थे उस परंपरागत खेती को रोक दिया गया, और परंपरागत खेती को रोक करके उनको कृषि का वाणिज्यीकरण करने के लिए कहा गया, नकदी फसलों को बढ़ावा दिया गया। अब आप कहेंगे क्यों? चूंकि गेहूं और ज्वार, बाजरा, मक्का, जो भी मोटे अनाज मिलेट्स थे, अंग्रेज उसको बहुत पसंद नहीं करते थे। इसलिए अंग्रेजों ने कहा कि तुम नील की खेती करो, अफीम की खेती करो, कपास की करो, जूट की करो, ये सब क्या है, वाणिज्यीकरण है। अब ये सीधा सीधा उनके उद्योग और कल कारखानों में काम आते थे, नहीं था तो जो कल कारखाने चलाते उनको बेच करके ये पैसा प्राप्त करते थे। मोटा इनकम कमाने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण किया। नगरीय जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई, जी नहीं, उल्टे जो हमारे स्वस्थ गांव थे वो और दयनीय स्थिति में आ गए। तो नगरीय जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगा। आपका ऑप्शन इसमें क्या है, सी सही है, भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यह फिर बड़े सुंदर प्रकार का प्रश्न है, ठीक है ना। प्रश्न यह है कि भारत के अंदर जो कई प्रकार के शॉल है, कढ़ाई वाले हैं, साड़ी है, ये सब बनाए जाते हैं। तो ये किस राज्य की परंपरा है? ठीक, अब ये प्रश्न को लेकर के लोगों के मन में द्वंद्व रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये भूगोल का भी प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि ये इकोनॉमी का भी प्रश्न है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं परंपराओं से रिलेटेड है, इतिहास का है। तो आपको इन तीनों विभेद से ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए, और परीक्षा में ये प्रश्न कहीं नहीं कहेगा कि आप क्या है पहले बताइए, आपको उत्तर इसका सही करना है या ऐसे प्रश्न को सही करना है, ये आपके लिए ज़्यादा जरूरी। तो कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो कई अलग अलग सेक्शन में चर्चा होने के नाते उनको लेकर के कुछ विवाद बनता है, तो विवाद का कोई अर्थ नहीं है आपके लिए, क्योंकि सही सबको करना है। अब जैसे प्रश्न पूछा कि एक तरफ शिल्प है, टेक्निक, और दूसरी तरफ है किस राज्य की परंपरा है। अब पहला पुथुकुली शॉल, शॉल जानते हैं, ओढ़ा जाता है सर्दी के महीने में, ये कहां का है? तो आप अगर पढ़ेंगे तो पुथुकुली शॉल जो है ये नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है ये, और नीलगिरी पहाड़ी जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है विशेषकर, और वहीं का ये क्षेत्रीय शिल्प कला है।
तो नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो भाई साहब आपका उत्तर सही हो गया। अब आप फिर चले आइए, एक किसमें किसमें है, तो आप देख रहे होंगे कि एक गायब है इसमें, इसका मतलब ये माइनस कर दीजिए। एक गायब है इसमें, इसको भी माइनस करिए। अब बच गया आपके पास दो ऑप्शन, ए और बी। अब आइए सुजनी कढ़ाई। ये सुजनी कढ़ाई जो है, साड़ी है, ये ऊपर से एक जैसे धागा चलाते हैं उस तरह से इसको सिला जाता है, और ये कमीज पर, कुर्ता पर, फ्रॉक पर, ये सब भारत में प्रयोग किया जाता है। और इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सुजनी कढ़ाई ये बिहार की बहुत लोकप्रिय है। कुछ भी कपड़े पर फूल बना लेना और वो दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो सुजनी कढ़ाई ये कहाँ का है? देखिए गलत हो गया, ये कहाँ का हो गया? बिहार का। इसका मतलब यहाँ लिखा है महाराष्ट्र, तो ये आप गलत कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दो माइनस कर दीजिए। तो दो ऑप्शन है, दो गलत है, इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ए सही हुआ। उप्पाड़ा जामदानी जो है ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये साड़ी है, ये विशेष प्रकार की गोदावरी क्षेत्र के अंदर इसका बड़ा विस्तार है, बड़ी लोकप्रियता है इसकी, उपाड़ा की जामदानी साड़ी की। कर्नाटका जो ऑप्शन लिख दिया है वो गलती से, जबकि है ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपका आंध्र प्रदेश हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपकी आ रही हैं। तो आप इस प्रश्न के अंदर केवल एक सही है। अगला प्रश्न फिर आप देख रहे हैं कि पूछा है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? वुड डिस्पैच। अब वुड डिस्पैच अगर आपको याद हो तो भारत में यह 1854 में आया था। वुड डिस्पैच, डिस्पैच समझते हैं, कोई चीज़ जब किसी को भेजी जाती है पैक करके तो एक शब्द होता है, जैसे पार्सल है, डिस्पैच है, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो वुड डिस्पैच भारत के बारे में लिखित कथनों पर विचार, कथन सत्य है आपको बताना है। पहला है कि सहायता अनुदान व्यवस्था, ग्रांट्स इन एड शुरू की गई, ठीक है। अब जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये सत्य बात है कि वो डिस्पैच अनुदान को बढ़ावा देने के लिए ही भारत आया था। तो ग्रांट रिलेटेड है ये, जैसे यूजीसी शिक्षा के लिए करता है, वो डिस्पैच भी चूंकि शिक्षा के लिए मैग्ना कार्टा कहा गया है 1854 जब ये आया, तो ये भी सत्य है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किया था इसने, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश किया इसने, ठीक। अब ये कहां तक सही है? ये अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी सही है, क्योंकि विश्वविद्यालय की स्थापना की बात इसमें की गई थी। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई नहीं। आपका ऑप्शन 1 और 2 ये सही है। सहायता की बात कर रहा है, विश्वविद्यालय की बात कर रहा है, लेकिन शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, इस प्रकार की बात इसमें नहीं की गई थी। इसलिए इस हिसाब से आपका ऑप्शन 1 और 2, क्योंकि इसके अलावा कोई नहीं है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। चपचार कुट त्योहार, खोंगजाम परवा गाथा गीत, थांगटा नृत्य, ये 3 आपके सामने हैं, और ये तीनों के बारे में आपसे ये जानने का प्रयास हो रहा है कि यह नृत्य किस राज्य से संबंधित हैं। तो अगर देखा जाए, चपचार कुट त्योहार जो है ये सही है, ये मिजोरम का है। चपचार कुट त्योहार कहां का है? ये मिजोरम का है,
ये सत्य है। खोमजाम परवा गाथा गीत, ये भी मणिपुर का, ये भी सत्य है। लेकिन थांग टा नृत्य जब हम बात करते हैं तो थांग मतलब होता है तलवार, थांग माने तलवार, और टा का अर्थ होता है भाला। तो ये भी जो आप पढ़ते हैं, ये मणिपुर का ही है, और आप देख रहे हैं कि मणिपुर एक ही जगह पे है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका। तो 1 और 2 मतलब आपका आंसर क्या है, बी सही है, इसलिए आप इसको इस तरह से सही करेंगे। अगला जो प्रश्न है, उन्होंने मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। वे थे, ठीक है, क्या कहा मैंने, मैजिनी, गैरिबाल्डी, ये सब जब आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो मैजिनी का, गैरिबाल्डी का, काउंट काबूर का, ये सब नाम आपको वहाँ मिलेगा, और ये सब पढ़ना भी है आपको, मुख्य परीक्षा का ये घटक भी है। इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि नाम अभी छोड़ दे तो क्या होगा, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बट यहाँ पर लाला लाजपत राय ने इन लोगों के ऊपर किताब लिखा है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, और लाला जी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में जो बना था, उसके वो अध्यक्ष भी थे, जिसको एटक कहते थे। तो भारतीय आंदोलन में मजदूरों के मसले पर उनका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ केंद्रीय सभा जो आज की हमारी व्यवस्था है, उसमें उस समय अंग्रेजों के काल में, चूँकि 1927 में साइमन कमीशन बना था, 28 में आया था, और आप जानते हैं 1928 में ही लाहौर रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन का विरोध करने के कारण लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कराई गई थी सैंडर्स के द्वारा, और उसी चोट के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। तो लाला लाजपत राय एक बहुत महान आपके आज़ादी के महापुरुष हैं, और उन्हीं के ऊपर ये प्रश्न है। तो मैजिनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखा है उन्होंने, ये सत्य है। अमेरिका में कुछ समय के लिए वो रहे भी थे, और केंद्रीय सभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं, ये भी सत्य है। और ये सारी बातें सत्य है किसके बारे में, लाला लाजपत राय के। और इन्होंने यंग इंडिया समाचार पत्र होता था, और उससे भी ये संबंधित रहे, उसमें उन्होंने बहुत सारी बातें लिखा है। तो इस तरह से आज 2018 के 20 प्रश्न जो मैंने आपके सामने रखे, और सबका उत्तर निकालने के लिए आपको प्रेरित करने का मैंने प्रयास किया। और ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप तैयारी करें और प्रश्न को पढ़ने में किस तरह से सावधानी बरतनी है, जानकारी को किस तरह उपयोग करना है, ये सभी कुछ आपकी तैयारी में सफलता पाने के लिए आवश्यक मानदंड हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको कुछ लाभ मिलेगा, और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करेंगे। और जो लोग आईएएस की परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या करने वाले हैं, उन सभी लोगों को उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर SP शाही आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।